गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक जानकारियां ली थी, उससे आगे की जानकारियां इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो हमने बता दिया था एक बार फिर। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में हम बात करेंगे आईआर वेव्स। आईआर देखिए, एक बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था और उनका ऑर्डर भी बता चुका था। उस ऑर्डर को मैं एक बार से रिपीट करता हूं। ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, मैं उस ऑर्डर को यहां पर दोबारा से लिख दिया मैंने कि ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्स, आगे गामा, कॉस्मिक और यूवी। इधर से इधर हम जाने एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी ऑडियो वेव जो होती है उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर रेडियो की, फिर माइक्रो, फिर आईआर। और लैम्डा जो है वो एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट चलता है। लैम्डा एक तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेव लेंथ, वो एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इधर से इधर जाने पर लैम्डा का मान यानी कि तरंगदैर्घ्य का मान जो है वो कम होता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। ये बराबर होता है एच न्यू, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यू। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी इधर से इधर जाने पर बढ़ती जा रही है। एक होता है न्यू बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मतलब तरंग संख्या। रिपीट कर रहा हूं, वेव नंबर मतलब तरंग संख्या, इसको बोलते हैं न्यू बार, तरंग संख्या। ये भी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, क्योंकि ये लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/न्यू बार। मैं यह ऐसे कर सकता हूं, न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, यानी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसलिए एनर्जी जहां बढ़ती जाएगी वहां वहां वेव नंबर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, वेव नंबर भी बढ़ता जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बाएं से दाएं जाने पर उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तरंगदैर्घ्य कम हो रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है और तरंग संख्या का मान भी बढ़ रहा है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ की बजाय वेव नंबर की ज्यादा बात करें, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको पहले ही कोरिलेट कर लेंगे कि इनमें क्या संबंध है और उसके बाद में हम केवल वेव नंबर की ही बात करेंगे, वेव लेंथ की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए अब हमको बात करनी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। देखिए ये आईआर रीजन है, ये आईआर जो रीजन है, आईआर क्षेत्र जो है वो 3 भागों में मैंने बांट दिया है। ये 3 भाग जो होते हैं वो अभी आपको बताऊंगा, इससे पहले ये समझ लीजिए कि आईआर जो रीजन है ये, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। यहां देखिए आईआर जो रीजन है वो लैम्डा के क्षेत्र में देखते हैं तरंगदैर्घ्य, तो ये 200 से लेकर के 400
500 से लेकर के 2000 नैनोमीटर तक होता है। अब चूंकि नैनोमीटर के मामले में अगर देख रहे हैं, ये नैनोमीटर दूरी की छोटी इकाई है, तो उसमें भी संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, मान बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट कर लेते हैं और 0.8 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर कह सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर। देखिए इस संबंध को आप इस पे अप्लाई करोगे तो उसके बाद में ये आ जाएगा कि 0.8 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र जो है तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र, वो कहलाएगा IR क्षेत्र। क्या कहलाएगा? IR क्षेत्र। देखिए अब हम बात करते हैं इसको वेव नंबर के रेस्पेक्ट। तो वेव नंबर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो न्यू बार की बात करेंगे हम। अब इसको अगर सेंटीमीटर में रखें इसकी इकाई को, तो इसको सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि इसको भी सेंटीमीटर में रखा जाए। तो 1/ हम 2000 की जैसे बात कर लेते हैं, या हम केवल इकाई निकाल लेते हैं। 1/ ये लैम्डा है, लैम्डा नैनोमीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर, या 1 अभी माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी ये माइक्रोमीटर में था, तो इसको सेंटीमीटर में रखते ही क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्योंकि लैम्डा माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो न्यू बार बराबर हो जाएगा 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जैसे हम करेंगे तो सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी यूनिट जो निकल के आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में निकल के आ जाएगी। इसकी यूनिट किसमें निकल के जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स में निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से इस संबंध से न्यू बार बराबर 1/λ से हम क्या निकाल सकते हैं? उसके लिए सेंटीमीटर इनवर्स में न्यू बार निकाल सकते हैं। उस सेंटीमीटर इनवर्स में निकालने के लिए जरूरी है कि लैम्डा के मान को सेंटीमीटर में रखा जाना चाहिए। इसके मान को सेंटीमीटर में रखते ही इसका मान, न्यू बार का मान सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाए। चलिए तो हम बात करते हैं। अब लैम्डा जो है ये तो इतना होता है इसका, तो न्यू बार का मान जो होता है IR रीजन के लिए, इस IR रीजन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है 50 से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है? 50 से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए आगे बढ़ते। तो IR जो रीजन हो गया वो हो गया 50 से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम सारे डाटा की जो बात करेंगे वो सारा सेंटीमीटर इनवर्स में ही होगा। तो अगर कहीं पर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखा जाए तो आप ये अंडरस्टूड मानना, ये समझ लेना कि सेंटीमीटर इनवर्स इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं। IR रीजन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। वो 3 भाग जो है वो है फार IR, मिड IR, मिडिल IR, नियर IR। फार IR, मिड IR और नियर IR। ठीक है, अब जब फार IR जो होता है, ये वाला भाग जो है फार IR, ये होता है 50 से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक। मिडिल IR जो होता है 667 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। और नियर IR होता है 4000 से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। तो इतनी बात हो गई। IR रीजन जो है वो 3 भागों में हमने बांट दिया, फार, मिड और नियर IR। अब देखिए, अब जो मिड IR जो रीजन होता है ये कहलाता है IR
IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन, इस केवल यही 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स ही ऐसा पार्ट है जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में नहीं आता है और ये भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में नहीं आता है। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आने के कारण 667 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो मिड IR रीजन है उसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन कहते हैं। यहाँ ये मामला क्लियर, ये हो गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। तो जो भी मॉलिक्यूल्स IR फ्रीक्वेंसी को इंटरेक्ट करेंगे या उसको एब्जॉर्ब करेंगे वो सारी इसी क्षेत्र की होगी, इससे बाहर की नहीं होगी। और जो सिग्नल आएंगे वो सभी इसी क्षेत्र से सिग्नल आएंगे, इससे बाहर से सिग्नल नहीं आएंगे। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो रीजन 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है, सभी मॉलिक्यूल्स या सभी यौगिक जो है वो इसी क्षेत्र में अपना सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया IR वेव्स की बात हमने कर ली है। तब अरे थोड़ा सा मैं इसमें आप लोगों को और बता देना चाहता हूं। देखिए यहां पर ये विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन विपिग्योर होता है, उल्टा लिखा जाता है। विपिग्योर यानी कि रेड की एनर्जी सबसे कम होती है और वायलेट प्रकार होता है बैंगनी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस रेड देखिए इसको मैं ऐसे कैसे सोल्ड करके यहां फिट कर दूं, इसको मैं जैसे कैसे यहां फिट कर दूं तो ये वाला क्षेत्र जो है IR का जो इधर वाला क्षेत्र है, इधर वाला ये रेड के पास में आ रहा है, इसलिए इसको नियर IR कहते हैं। नियर इंफ्रारेड, रेड के जो पास आने वाला है वो नियर है, और जो रेड से दूर आ रहा है यदि रेड यहाँ और ये अपोजिट में उसको फार IR कहते हैं। IR से दूर मतलब रेड से जो है दूर, ये नियर IR, फार IR, मिड IR जो नाम दिया गया है ये रेड के रेस्पेक्ट में दिया गया है। रेड के जो पास में है वो नियर IR, रेड से जो दूर है वो फार IR, और जो बीच में आ गया वो मिड IR। चलिए एक हल्की सी मैं बात IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सैंपल के तौर पर बता दूं। सैंपल के लिए मैं बता देता हूं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड का निकालेंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है। पहली बात तो यह है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, यानी जिसका द्विध्रुव अघूर्ण का मान आता है, या जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, यानी डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होना चाहिए। केवल वो ही यौगिक या वही मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाते हैं। दूसरी बात यह है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब निकालेंगे, किसी भी सैंपल का IR स्पेक्ट्रम लेंगे तो सैंपल कैसा होना चाहिए। सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, और सॉल्यूशन फेज में भी हो सकता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में IR स्पेक्ट्रम निकाला जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है वे सभी मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रम देते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो अपना सिग्नल देते हैं। तो मैंने दो ही बातें बोली हैं कि ठोस, द्रव, गैस तीनों ही स्थितियों में जो है, या सॉल्यूशन फेज में भी यानी विलयन अवस्था में भी IR स्पेक्ट्रम आ सकता है किसी भी पदार्थ का। और दूसरी बात यह है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाने के लिए मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का होना बहुत जरूरी है। डाइपोल मोमेंट के बिना मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक दो लाइनों में रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कोई भी दो परमाणुओं में बंध जो बनता है, माना कि वो बंध सहसंयोजक है। मैं रिपीट करता हूँ कि दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। और अगर इन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणताओं में अंतर है तो ये बंध ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। और ये जब ध्रुवीय, किसी भी मॉलिक्यूल में ध्रुवीय बंध पाए जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है?
उसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान कुछ ना कुछ आ जाता है ना, पूरा अणु ध्रुवीय हो जाएगा और ध्रुवीय होने के कारण उसके लिए कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट का मान आता है। डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट हिंदी में बोलते द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही बंध ध्रुवीय है तो उसका डाइपोल मोमेंट का मान कुछ ना कुछ आएगा, वो मॉलिक्यूल ध्रुवीय कहलाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बंध ध्रुवीय है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल ध्रुवीय हो, यानी उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आए, उसका डाइपोल मोमेंट 0 भी आ सकता है अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो क्योंकि ये एक सदिश राशि है। डाइपोल मोमेंट के बारे में आप फर्स्ट ईयर में और अदर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने एक ब्रीफ बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।